हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ आपको जनरल कंपटीशन के लिए लूसेंट का भी सीरीज चलता है, लूसेंट बुक का। और उसके बाद तो आप पढ़ ही रहे हैं, सीटेट और टेट का स्पेशल क्लास तो चलता ही है, वो भी पूरे सिलेबस के साथ। इसका थ्योरी क्लास अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 7 और 8। देखिए यहाँ पे हर बार की तरह एक ही टॉपिक चलता था, लेकिन आज टॉपिक 7 और 8 एक ही साथ चलेगा, क्योंकि दोनों का जो टॉपिक है वो सेम है। मतलब दोनों में बात होगी बुद्धि के बारे में। तो दोनों बुद्धि से ही संबंधित है, इसलिए दोनों को एक ही जगह मतलब एक में मिला करके और इसका नोट्स तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग 7 और 8 को एक साथ कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि और शिक्षा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। आज सबसे पहले तो बुद्धि पे बात हो रही है, तो हम जान लेते हैं कि बुद्धि कहते हैं किसको है, ठीक है। अगर किसी भी कार्य को बिना गलती के किया जाए और बिना कठिनाई से किया जाए तो वे बौद्धिक क्षमता का सूचक माना जाता है। मतलब आप बिना कोई गलती किए, कोई गलती ना करें, कोई बिना कठिनाई के, कोई कठिनाई भी ना हो, तो इसका अर्थ है कि आप में बौद्धिक क्षमता का बहुत अधिक विकास है, आप बुद्धिमाशाली व्यक्ति हैं। बुद्धि ही वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। हमारे पास अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। वैसे तो बुद्धि के विषय में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है, फिर भी बोला जा सकता है कि बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है। मतलब अगर व्यक्ति का अपना जो पर्सनालिटी समाज में बनता है, जो एक छवि बनती है, जो एक चित्र उभर कर आता है समाज में, तो वो उसके बुद्धि से ही होता है। अगर व्यक्ति बुद्धिशाली है तो उसको समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब चीज़ मिलते हैं। अब है बुद्धि का अर्थ। तो बुद्धि का अर्थ है, देखा गया है सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि द्वारा ही हम विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हम किससे करते हैं? अपने बुद्धि को लगा करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके। वैसे तो सभी व्यक्ति बौद्धिक रूप से अलग अलग होते हैं। मतलब हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के पास एक समान बुद्धि भी नहीं होती है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। इन सभी भिन्नता के कुछ कारण हैं। मतलब कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही तेज होंगे, कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल होंगे, और कुछ तो बहुत ही मंद बुद्धि के होंगे। तो ये सब टाइप के लोग होते हैं। अब इसका क्या क्या कारण है, तो आइए उसको जानते हैं। तो बुद्धि का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है सबसे पहले वंशानुक्रम। जैसे कि हमने तीसरे टॉपिक में पढ़ा है ना कि वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं, और वातावरण का प्रभाव। तो इन दोनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे। कि एक तो व्यक्ति अपने माता पिता से जन्म से ही बुद्धिशाली होता है, और उसके बाद उस पर वातावरण, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब कैसे, तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अर्थ को सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ बताया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि का अर्थ सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ बताया है। शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द को अनेक शब्दों द्वारा परिभाषित करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग परिभाषा दी है। इसी को आपको क्या होता है, आप फिर से आ गए मनोवैज्ञानिक, इनका नाम और किसने बुद्धि के बारे में क्या कहा, क्या डिफिनीशन दिया, उसको आपको अब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले बोरिंग बोरिंग ने 1923 में बुद्धि को एक औपचारिक परिभाषा दिया कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। मतलब परीक्षण को जो मापता है, मतलब हमारे अंदर क्या गुण है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, वही हमारा बुद्धि है। इसके बारे में 1923 में बोरिंग ने बताया था। किसने? बोरिंग ने। पर इस परिभाषा के द्वारा बुद्धि के स्वरूप का निश्चित अर्थ का पता नहीं लगा। इसके बाद बुद्धि को मापने के लिए बहुत से परीक्षण किए गए। इनमें से ही कई परीक्षणों के द्वारा किए गए मापन को बुद्धि कहा गया। बोरिंग के बाद अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। अब देखिए, इस इनका तो मतलब उतना नहीं चला, लेकिन अब इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बुद्धि के बारे में अपनी परिभाषा दी है। तो देखिए कौन किसने क्या कहा। सबसे पहले आते हैं समायोजन की योग्यता के रूप में। समायोजन की योग्यता के रूप में इस श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें
बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया। मतलब कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि और वातावरण दोनों को, मतलब बुद्धि को अगर कोई व्यक्ति कितना बुद्धिशाली, ये पता चलता है कि वो व्यक्ति वातावरण के साथ कितना मिलजुल जाता है, वातावरण के साथ कितना एडजस्ट करता है, इससे पता चलता है कि वह कितना बुद्धिशाली है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है वह उतना ही तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर व्यक्ति वातावरण के साथ घुल मिल जाए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले, तो वह तेज बुद्धि का होता है। दूसरा है एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता के रूप में। कुछ दूसरे श्रेणी में उन परिभाषा को रखा गया जिसमें व्यक्ति में सीखने की क्षमता जितनी ही अधिक होती है उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ही होगी। मतलब सीखने की योग्यता के रूप में क्या बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता ज़्यादा होगी वह उतना ही बुद्धिशाली होगा। मतलब जो ज़्यादा जितना सीखेगा वो उतना ही बुद्धिशाली होगा, ये भी परिभाषा है। और ऊपर वाला परिभाषा क्या है कि जो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल ले वो बुद्धिमान होता है। तीसरा बताया जाता है एज एन एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में तीसरे श्रेणी में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक होगी उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। यानी जिसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता जितना अधिक होगा उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ही होगी। पर बाद में ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों को यह लगा कि यह तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं का एक सामान्य दोष है, और वह यह है कि प्रत्येक श्रेणी की परिभाषाओं में बुद्धि के मात्र एक पहलू या पक्ष को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित किया गया है। मतलब आगे चल के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को कहेंगे ना ना, इसमें वो गुण है, सब लोग एक एक पहलू पे ध्यान दिया, जबकि बुद्धि का अर्थ है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वास्तव में बुद्धि में केवल एक ही तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं होती, बात भी सही है, बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं जिन्हें सामान्य क्षमता कहा जाता है सम्मिलित होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को दूसरे ढंग से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं में से कुछ सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं को नीचे दिया जा रहा है। अब आइए देखिए उनमें से कुछ परिभाषाओं को दिया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो कि बुद्धि में सभी जीवों में श्रेष्ठ है। सही बात है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान कोई भी जीव नहीं होता है, तभी तो सभी जीव को अपने बस में करके रखता है और सभी से अलग है। इसलिए बुद्धि वह शक्ति है जिसकी मदद से सभी समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। मतलब बुद्धि एक प्रकार की हमारी ऐसी शक्ति है कि हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके ही उस समस्या को सुलझाते हैं। अब यहाँ पे ये 9 आदमी का है, 9 मनोवैज्ञानिक है, उनका मतलब क्या क्या परिभाषा है वो सब दिया गया, इसी को रटना है आपको, ठीक है ना। बीनेट के अनुसार, अब बीनेट देखिए क्या कहते हैं, समस्याओं को समझना और तर्क के आधार पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रिया है। मतलब आप पहले समस्या को समझिए और फिर उनका दिए गए जो तर्क दिए गए हैं उनके आधार पर आप किसी निर्णय पर पहुंचिए, तो ये बुद्धि होता है। एस्टर्न के अनुसार, एस्टर्न क्या कहते हैं, किसी भी नवीन परिस्थितियों में, नवीन मतलब नए नए परिस्थितियों में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता बुद्धि होती है। तीसरे हैं L.M. टर्मन के शब्दों में, बुद्धि अमूर्त चिंतन के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। चौथे हैं पिंटर के अनुसार, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जीवन के जो नई परिस्थिति आपके जीवन में आती है, अगर आप अपने आप को उसमें ढाल करके अपने आप को योग्य बना लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। मतलब समस्या चाहे कोई भी हो, आप उसको सुलझा लेते हैं तो वो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं पिंटर के अनुसार। रॉस के शब्दों में, बुद्धि नई परिस्थिति में सचेत अनुकूलन है। वैसलर के अनुसार, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वैसलर के अनुसार, यहाँ पे हाँ, वैसलर के अनुसार बुद्धि के 3 पक्ष हैं। इसके अनुसार बुद्धि के कितने पक्ष हैं? पहला कार्यात्मक, संरचनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक तथा वंशानुक्रम। ये 3 पक्ष हैं वैसलर के अनुसार बुद्धि के, कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा वंशानुक्रम, ध्यान रखेंगे। और वातावरण, फिर है वुड्सवर्थ के शब्दों में, बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है।
बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है, कि मतलब आप कितना ग्रहण कर लेते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। पियाजे के अनुसार बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण का अनुकूलन है। और लास्ट है 9, स्पीयरमैन ने बुद्धि को औचित्यर्थन चिंतन कहा है। तो 9 आदमी का है, इसको थोड़ा आप लोग नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इन्हीं में से बोलते हैं ना कि 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, और बहुत होता है 4 क्वेश्चन 4 नंबर का। अब है बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण। मतलब दोनों से बुद्धि का निर्धारित होता है कि आपके माता पिता के क्या गुण हैं और आप किस वातावरण में हैं, उसी के अनुसार आपकी बुद्धि भी होगी। वंशानुक्रम तथा वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। सबसे पहला बुद्धि के प्रकार। अब आइए पढ़ते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 चरणों में बांटा गया है, क्योंकि विकास का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, तो उसने बुद्धि को 3 चरणों में बांटा। पहला अमूर्त बुद्धि, जिसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। दूसरा है ठोस या बुद्धि, कंक्रीट और मोटर इंटेलिजेंस। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम जानते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में, ये क्या होता है। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत है चिन्ह, शब्द, सूत्र, अंक आदि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने को शामिल किया गया है। मतलब जिसमें चिन्ह के बारे में बात किया जाए, शब्द, सूत्र, अंक के बारे में बात किया जाए और इनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए चर्चा की जाए, तो वो अमूर्त बुद्धि होता है। इन अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेत एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है तथा यह समस्याओं को पढ़ने और हल करने की अभिरुचि है, जिन्हें प्रतीक, ग्राफ, चित्र संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अमूर्त बुद्धि क्या है, जिसमें चिन्ह, शब्द, सूत्र आए, जिसमें हम ग्राफ का प्रयोग करें, किसी प्रतीक, किसी चिन्ह का प्रयोग करें, चित्र का प्रयोग करें, इनके द्वारा जो हम बुद्धि अर्जित करते हैं वो अमूर्त बुद्धि कहलाता है। अब ठोस बुद्धि क्या होता है, देखिए, ठोस या ज्ञात्मक बुद्धि, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, ठोस या ज्ञात्मक बुद्धि रहेगा। ठोस या ज्ञात्मक बुद्धि से तात्पर्य ऐसे मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। उदाहरण जैसे खेल, नृत्य आदि में गतिशील बुद्धि होती है। इसका संबंध शारीरिक शिक्षा से होता है। मतलब आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका ये शिक्षा, इसमें जो आप सीखेंगे वो शारीरिक शिक्षा से इसका संबंध होता है। तथा इस तरह को बुद्धि की जरूरत व्यापार एवं विभिन्न तरह के व्यवसायों में अधिकतर पड़ती है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके मदद से व्यक्ति एक दूसरे को सही ढंग से समझता है। मतलब आप समाज में जाते हैं तो आपके पास अगर सामाजिक बुद्धि है तो आप हर किसी को, एक दूसरे को आप अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, कौन किस टाइप का व्यक्ति है, किससे किस प्रकार बात करना चाहिए, कैसे हमें इस समाज में रहना चाहिए, और व्यवहार कुशलता दिखलाता है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध दैनिक जीवन की क्रियाओं से होता है। यह समाज में लोगों के साथ समायोजन की क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह सामाजिक परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला आता है इकाई सिद्धांत, यूनिटरी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने, टर्मन और जॉनसन ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक भाग, शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है, कि मतलब बुद्धि जो है एक शक्ति है, कारक है, जो व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि उत्तम निर्णय लेने में सक्षम है। सही बात है कि अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आप कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले सकते हैं। अगर आपको उत्तम निर्णय लेना है, शानदार डिसीजन लेना है, तो आपके पास बुद्धि होना जरूरी है। और ये कौन मानते हैं? बीने, टर्मन और जॉनसन। बीने, टर्मन ने और जॉनसन ने इकाई सिद्धांत को दिया था, इसको याद रखेंगे। नोट है इसका पहला, यह भी स्पष्ट है कि इस सिद्धांत में बुद्ध को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया। बुद्ध नहीं होगा, बुद्धि होगा। तो यह स्पष्ट है कि बुद्धि जो है एक शक्ति या कारक है। इसमें मनोवैज्ञानिकों के द्वारा माना गया बुद्धि एक मानसिक शक्ति है
जो व्यक्ति के सभी कार्यों का संचालन तथा व्यक्ति को समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है कि एक ऐसी मानसिक शक्ति है कि हम सभी कार्यों का संचालन अपनी बुद्धि से ही करते हैं और बुद्धि के द्वारा ही हम अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, यह सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत को संकाय सिद्धांत से जानते हैं, मतलब इसको संकाय सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को? इकाई सिद्धांत को। तो ये सबसे पुराना सिद्धांत है जिसको बीने, टर्मन और जॉनसन ने दिया था। इस सिद्धांत का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। कब, किन सी शताब्दी में हुआ जी? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। 18वीं 19वीं शताब्दी का अर्थ हुआ कि लगभग 1700 से 1800 ईस्वी की बात हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर व्यक्ति एक कार्य में बुद्धिमान होता है तो उसे दूसरे कार्यों में भी बुद्धिमान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अब सब कोई तो सब कार्य में तेज होता नहीं है, लेकिन इसके अनुसार यह है कि अगर आप एक कार्य में बुद्धिमान हो गए तो आप दूसरे कार्य में भी अपने आप को बुद्धिमान बनाइए। अब आता है द्विकारक सिद्धांत, मतलब टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादक, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है स्मीयरमैन। क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे स्मीयरमैन। इस सिद्धांत में उन्होंने दो कारक बताए हैं। इस सिद्धांत में सहसंबंध का प्रयोग किया गया था। इन दो कारकों में एक कारक को जी अर्थात सामान्य कारक कहा गया और दूसरे कारक को एस यानी विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बौद्धिक कार्य में दोनों कारक भाग लेते हैं। मतलब व्यक्ति के पास सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए और उसके पास विशिष्ट ज्ञान भी। तो ये दोनों का समायोजन से ही व्यक्ति अपने आप में काफी विकास कर सकता है, ये स्मीयरमैन का कहना है द्विकारक सिद्धांत के माध्यम से। तो स्पीयरमैन के अनुसार ये दोनों कारक सहसंबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन से कारक? जी और एस, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। दूसरा है कि व्यक्ति की कार्य संपन्नता बराबर सामान्य कारक प्लस विशिष्ट कारक। मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्य में संपन्न है, कार्य में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए उसके पास सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों का होना जरूरी है। मतलब कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर दोनों होना चाहिए, तब जाके वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर पाएगा। परंतु द्विकारक सिद्धांत को सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। इन लोगों का कहना है कि स्पीयरमैन, जिसे सामान्य कारक योग्यता कहते हैं, अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। थॉमसन व गोदरे जैसे मनोवैज्ञानिक द्विकारक सिद्धांत को अपूर्ण मानते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक मानते हैं कि जो स्पीयरमैन ने दिया वो सही पूरा नहीं है। तीसरा है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन है। इस सिद्धांत को बुद्धि के नमूने का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कहेंगे थॉमसन। इस सिद्धांत को बुद्धि के नमूने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक योग्यताएं कुछ समूहों से जुड़ी होती हैं और इनका संबंध न होकर इनका संबंध सकारात्मक होता है। अर्थात जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। तो बस इसमें आपको मेन रूप से याद करना है कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। फिर है प्राइमरी मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद करना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने में थर्स्टन ने कारक विश्लेषण विधि की सहायता ली। कौन सी विधि की सहायता ली? कारक विश्लेषण विधि। थर्स्टन ने कई प्रयोग विधि और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। इनके अनुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है? 7। एक साधिक बोध, सांख्यिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण गति, स्थान संबंधी योग्यता, तर्क शक्ति, शब्द प्रवाह, स्मृति। ये 7 शब्दों से बुद्धि तेज होती है। 5 नंबर पे आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। इसको याद कर लेंगे। बहुकारक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो उसका नाम था थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विशेष और स्वतंत्र मानसिक कारकों से बनी होती है, सामान्य कारक जैसे कुछ भी नहीं होता है। यह सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत को सिद्ध करता है। थॉर्नडाइक ने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक कार्य में कुछ कारक अपनी भूमिका निभाते हैं और उनमें सहसंबंध होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि इन कार्यों में कुछ कारक साझे होते हैं। और लास्ट है
कैले का बुद्धि सिद्धांत। कैले के बुद्धि को 5 मानसिक योग्यताओं से निर्मित माना है। ये 5 मानसिक योग्यता निम्न प्रकार से। पहला है अंक योग्यता, दूसरा है स्थान संबंधी योग्यता, तीसरा है याद करने की योग्यता, चौथा है अनुभव करने की योग्यता और पांचवा है समझने की योग्यता। मतलब किसी व्यक्ति का बुद्धि का विकास तभी होता है जब पहले वो अंकों में योग्यता हासिल करे, फिर स्थान संबंधी योग्यता हासिल करे, उसे याद करने की योग्यता हासिल करे, अनुभव और समझने की, ये सारी योग्यता हासिल करे। अब आता है बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो हमारा आप कह सकते हैं कि 8वां टॉपिक है। ये यहाँ तक तो 7वां था, ये 8वां टॉपिक हमारा हो जाएगा। कैले और थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैले के अनुसार 5 मानसिक योग्यताओं द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है, जो अभी आपने ऊपर देखा कि कौन से 5 योग्यता है। ये 5 योग्यता हम पढ़ चुके हैं। और थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताओं से बुद्धि का निर्माण बताया, जो ऊपर वो भी आपने 7 देखा। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने कैले और थर्स्टन द्वारा दिए गए सिद्धांतों की आलोचना की है, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इस बात से सहमत हैं कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण से कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में माहिर हो जाते हैं। कुछ लोगों ने उनके सिद्धांत को अच्छा नहीं माना और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा माना। अगला टॉपिक है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, मेंटल एज और आईक्यू। पहला है मानसिक आयु की अवधारणा को बीने ने विकसित किया था। मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया था? बीने ने। मानसिक आयु का निर्धारण बच्चों की परीक्षण उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। किसी परीक्षण में जो अंक मिलते हैं उन्हें मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किशोरावस्था के बीच में मानसिक आयु तेजी से नहीं बढ़ती है और प्रौढ़ावस्था में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब किशोरावस्था में मानसिक आयु जो है वो बहुत ही तेजी से नहीं बढ़ती है, और जब आदमी उससे अधिक उम्र में जाता है तो खैर उसका अर्थ ही नहीं रह जाता है, क्योंकि तो बालक रहता ही नहीं है किशोरावस्था के बाद। दूसरा है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन मनोवैज्ञानिक बिल हेल्सस्टर ने 1912 में किया था। याद कर लेंगे, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मनी का मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिल हेल्सस्टर। उन्होंने 1912 में इसका प्रयोग किया था। 1996 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बीने द्वारा प्रस्तुत किए गए कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में होता है। इस अनुपात को 100 गुणा से गुणा करके बुद्धि लब्धि का मूल्य निकाला जाता है। यहाँ पे एक सूत्र उन्होंने दिया था कि अगर बुद्धि लब्धि निकालना है तो मानसिक आयु से 100 में गुणा कर दीजिए, वो हमारी वास्तविक आयु होती है। बुद्धि लब्धि के आधार पर ही हम व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्मन और मैरिल ने 3184 विद्यार्थियों पर प्रयोग करके बुद्धि लब्धि विभाजन किया था। किसने किया था? वर्मन और वैरिल ने 3184 विद्यार्थियों पर इसका प्रयोग किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का जो ऊपर परीक्षण हुआ उसका क्या महत्व है। तो बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति में या विद्यार्थी की सफलता या असफलता में गहरा संबंध होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा कमजोर बुद्धि वाले विद्यार्थियों का पता लगाया जा सकता है। देखा गया है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे कम बुद्धि के होते हैं। इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में चयन के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए छात्रवृत्तियों कार्यक्रमों में चयन के लिए भी किया जाता है, जैसे छात्रवृत्तियां प्रदान करना, उत्तरदायित्व सौंपने में, विद्यालय की किसी सहभागी क्रिया में विद्यार्थियों के चयन करने के लिए किया जाता है। यानी जिन बच्चों का आईक्यू जो होता है 70 से कम होता है वो मंद बुद्धि के माने जाते हैं और उन्हें तेज करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों में जोड़ा जाता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों का वर्गीकृत भी किया जा सकता है। इस परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों को सामान्य, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समूहों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से इस विधि द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। इसकी मदद से विशेष बच्चों के समूह का पता लगाया जा सकता है, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे, दुर्बल आदि। साथ ही बच्चों को निर्देशन भी बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही दिया जाता है। इस प्रकार से मानसिक स्तर के आधार पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक के चयन की सहायता प्रदान की जाती है। इसकी सहायता से कई शैक्षिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अंतिम टॉपिक है हमारा शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों के लाभ। आखिर शिक्षा में बुद्धि परीक्षण के क्या लाभ है? तो पहला लाभ होता है कि व्यक्तित्व की जानकारी, दूसरा शैक्षिक निर्देशन में सहायक होता है, तीसरा व्यावसायिक निर्देशन में सहायक होता है, चौथा विद्यालय व्यवस्था के सुधार में सहायक होता है, पांचवा विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है, छठा विद्यार्थियों के चयन में सहायक होता है, सातवां दुर्बल बुद्धि के बालकों की पहचान में सहायक होता है,
8वां यौन भेदन का अध्ययन करने में सहायक होता है। और 9वां भविष्यवाणी में सहायक होता है। 10वां आकांक्षा स्तर बढ़ाने में सहायक। 11 सामाजिक अनुकूलन में सहायक होता है। 12 अनुसंधान में सहायक होता है। 13 विद्यार्थी की क्षमता जानने में सहायक होता है। और 14 छात्रवृत्तियां प्रदान करने में सहायक होता है। और फिर है शैक्षणिक मार्गदर्शन। विज्ञान ने और मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में बहुत योगदान दिया है। इसी वृद्धि द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण में काफी सहायता मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाएं बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। फिर है छात्र वर्गीकरण। छात्र वर्गीकरण का अर्थ है कि छात्र को अलग अलग समूहों में बांटना। बालकों को ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि क्षमता का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कारण से छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सभी बच्चे एक कक्षा में अध्ययन करते हैं, जो सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब क्लास में जो बच्चे हैं उसमें बहुत से तेज होते हैं, बहुत धीरे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन सब कोई एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा, तो क्या सभी बच्चे एक समान तेज हो सकेंगे? इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर है अधिगम प्रणाली में उपयोगी, और यह अंतिम है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक नंबर 9 में, भाषा और चिंतन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।